नमस्कार, ये PIB वाला है। अस्सलाम वालेकुम। हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के तरबियती प्रोग्राम में वजारत अक़लियती उमूर और हज कमेटी आप सभी का इस्तक़बाल करती है। हस्ब रिवायत प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से क़ारी अब्दुल रऊफ़ साहब। अब हम अपने मौज़ूज़ मेहमानों का इस्तक़बाल गुलहाए अक़ीदत पेश करके करेंगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ CEO जनाब मकसूद अहमद ख़ान साहब से कि सबसे पहले वो हमारे हरदिल अज़ीज़ वज़ीर अक़लियती उमूर जनाब मुख्तार अब्बास नक़वी साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। अब मैं जनाब मकसूद अहमद ख़ान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो वज़ारत अक़लियती उमूर के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब जाने आलम साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। अब मैं डिप्टी CEO जनाब रेशमा जावेद साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो डायरेक्टर हज जनाब निज़ामुद्दीन साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। अब मैं रेशमा जावेद साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो अंडर सेक्रेटरी वज़ारत अक़लियती उमूर जनाब रवि चंद्रा साहब को गुलदस्ता पेश करें। अब हज कमेटी एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के सेक्रेटरी हशमत बरकार साहब जनाब मुख्तार अब्बास नक़वी साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। उसके सदर जनाब शाहनवाज बुखारी जॉइंट सेक्रेटरी जनाब जाने आलम साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करेंगे। फूलों से इस्तकबाल के बाद मैं दावत देता हूँ जनाब मकसूद अहमद ख़ान साहब CEO हज कमेटी ऑफ इंडिया का कि वो अस्सलाम वालेकुम। तमाम PTO और तमाम एसोसिएशन की जानिब से, ऑल इंडिया जितने एसोसिएशन उनकी जानिब से जनाब बाबा भाई जनाब मुख्तार अब्बास नक़वी साहब के दोबारा हमारे साथ मिनिस्टर होने के लिए उनकी मुबारकबाद देते हुए तमाम का इस्तकबाल कर रहे हैं। हमारे आज के इसके प्रोग्राम के लिए खास करके जाने आलम साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। PTO के प्रोग्राम, HGO के प्रोग्राम में, इसके लिए खास करके बाबा भाई उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। निज़ामुद्दीन साहब डिप्टी सेक्रेटरी साहब का इस्तकबाल। रविचंद्रन साहब के लिए मकसूद साहब के लिए तमाम एसोसिएशंस और PTO की जानिब से ये तमाम इस्तकबाल किया जा रहा है। CEO हज कमेटी साहब का इस्तकबाल कर।
कर्नाटक एसोसिएशन की जानिब से जनाब इकबाल भाई सिद्दीकी इस्तकबाल कर रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब का। जनाब शौकत भाई कर्नाटक एसोसिएशन की जानिब से मुख्तार अब्बास साहब नकवी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। जाने शौकत साहब कर्नाटक की जानिब से जाने आलम साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। बस यूसुफ भाई जनाब हाल खाली टूर वाले मुख्तार अब्बास साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। कर्नाटक वालों की जानिब से खान साहब हज कमेटी सीईओ इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। जी शुक्रिया जनाब। बाबा भाई गुजरात एसोसिएशन की तरफ से जनाब जी जी तशरीफ रखें जनाब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि अपनी अकीदत का इजहार जनाब वज़ीर मौसूफ मुख्तार अब्बास नकवी साहब के लिए आपने किया। अब मैं दरख्वास्त करूँगा सीईओ मकसूद अहमद खान साहब के वो अपने इस्तकबालिया कलमात से नवाजें। कट आवाज आता है। अस्सलाम वालेकुम। Honorable Minister of the Minority Affairs जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, respected जाने आलम साहब, Joint Secretary of the Ministry of Minority Affairs, जनाब निजामुद्दीन साहब, Director Hajj, रवि चंद्रा साहब, my colleagues and all respected NGOs, मैं तहे दिल से अपनी ज़ाती तौर से और हज कमेटी की तरफ से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। यकीनन हमारे मिनिस्टर साहब एक बहुत बड़ी मुबारकबाद के हकदार हैं। चूँकि टाइम थोड़ा सा कम था तो इसमें हम वो प्रोग्राम नहीं कर चुके हैं। एक 10 दिन के बाद इंशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे इनका एक जो है ग्रैंड वेलकम और ग्रैंड फेलिसिटेशन हज हाउस मेन में होने जा रहा है। इंशाल्लाह उस वक्त भी आपको मदऊ किया जाएगा, उस वक्त भी आप आपकी सर की दिल खोल कर मुबारकबाद दे सकते हैं। आप सभी जानते हैं और मैं भी इस बात का गवाह हूँ कि जब से ये हज अफेयर्स और PTO अफेयर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में आया है और जब से हमको मुख्तार अब्बास नकवी साहब की सदारत हासिल हुई है तब से अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूस डेवलपमेंट्स हुए हैं, इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं और चेंजेस आए हैं और अच्छे चेंजेस आए हैं। और इन सब चेंजेस में जो सेंटर है वो हाजी है। हाजी को आगाज़ करने जा रहे हैं और हम सब और हाजी और हम सब जो लोग उससे जुड़े हैं उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। मैं तहे दिल से फिर से सबका इस्तकबाल करता हूँ, ख़ास तौर से मिनिस्टर साहब का, और उन्होंने यह प्रोग्राम यहाँ मुंबई में लिया इसलिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। किसी भी चीज़ की पॉलिसी बनाने के लिए जिस कदर मेहनत जान फिशानी की ज़रूरत पड़ती है वो लोग जानते हैं जिन्होंने किसी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया हो। हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स की जो पॉलिसी बनी है उसके ऊपर जितनी मेहनत मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और उसके अहदेदारान ने की है इसका नतीजा आपके सामने है। इस सब के पीछे सबके रूह रवां रहे हैं जनाब जाने आलम साहब, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अब मैं जनाब जाने आलम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आपसे खिताब करें और इस पॉलिसी के मेन पॉइंट्स आपको बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO जनाब मकसूद अहमद खान साहब, मिनिस्ट्री में मेरे कोलीग जनाब निज़ामुद्दीन साहब, रवि चंद्रा जी, PTO एसोसिएशंस के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे हिंदुस्तान से जो आए हैं उन सब का
यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ मिनिस्ट्री की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान के लिए जो कोटा दिया जाता है, उस कोटे का इस्तेमाल दो तरह से होता है। कुछ सीटें हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास होती हैं, कुछ सीटें प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए से, जिनका नाम इस बार बदलकर हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स कर दिया गया है। तो इस साल हम लोगों ने 2 लाख, टोटल कोटा 2 लाख का है, उसमें से 60,000 पीटीओ के पास हैं और 1,40,000 हज कमेटी के पास हैं। एचजीओ के लिए जो सीटें हैं वो एक पॉलिसी के तहत हैं, सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव पॉलिसी है। एक पॉलिसी 2013 से 2017 की थी, जिसके अंदर कुछ प्रोविजंस थे, उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन था। उन सब को हम लोगों ने 2018 से लेके, मतलब 2017 के बाद से लेके 2018 नवंबर तक हम लोगों ने पूरा मंथन किया, आप लोगों के साथ बैठकर भी, और कोर्ट में भी हम लोग एक दूसरे के आमने सामने हुए, और बहुत बार आप लोगों से कंसल्टेशन करने के बाद में एक पॉलिसी जो 19 से 23 के लिए है वो हम लोगों ने बनाई। और अब ये जो 2019 कुछ ज़्यादा ना कहते हुए आप सब लोगों को एक बार फिर यहाँ वेलकम करता हूँ, और हमारे मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब जान आलम साहब, डायरेक्टर हज जनाब निज़ामुद्दीन साहब, हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ डॉक्टर मसूद साहब, और हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के पूरे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जब हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र कह रहा हूँ तो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है मुझे। जब आप लोग मिले थे तो सबसे पहली जो मांग हुई थी कि सर नाम बदल दीजिए, आप प्राइवेट टूर ऑपरेटर जो है वो अजीब सा लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग जो है वो हज और उम्रे का काम ज़्यादा करते हैं। तो उस वक्त तजवीज़ आई, फिर मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स ने बैठ करके सब तय किया, और ये हुआ कि हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के तौर से आप लोगों का और भी जो टेक्निकल आप लोगों को टैक्सेशन वगैरह में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसका भी जो है वो उसमें हेल्प मिलेगी। लेकिन अभी जो है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन बनी हुई लगता है, तो वही रखना है तो बहुत अच्छा है, मुझे तो कोई इसमें इतराज़ नहीं है। लेकिन हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन होगा तो और ख़ूबसूरत नाम लगेगा, वो आप लोग देखिए, वो आप लोगों की मर्जी है। इस बार जैसा कि आप जानते हैं कि 2 लाख हिंदुस्तानी मुसलमान हज पर जा रहे हैं, और जो कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा होंगे। और जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर या हज टूर ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी जो है वो 60,000 के इर्द गिर्द जो हज के यात्री हैं उनको लेके जाएंगे। पहली बार है जो हज के लिए एक पोर्टल बना है, वो आप लोगों से तजवीज़ करके मुझे जो ध्यान में आता है कि लगभग 1 दर्जन बार तमाम इश्यूज़ पर जब नई पॉलिसी बन रही थी तब हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया। कई चीज़ों पे इत्तेफाक था, कई चीज़ों पे जो है वो इत्तेफाक नहीं था, कुछ कन्फ्यूज़न था। वो सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हमारे मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स ने, आप सब लोगों ने मिल करके किया, और एक नई हज पॉलिसी आज सामने है। और मैं मानता हूँ कि एक बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से
क्योंकि जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का जो सवाल होता था तो उसमें परसेप्शन बहुत ख़राब बना हुआ था पूरे मुल्क में। एक बदनाम करने का एक बहुत बड़ा एक चक्रव्यूह चलता था कि ये तो सब चोर हैं लोग। वो बिल्कुल गलत है। मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इसमें ज़्यादातर लोग जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बेहतर तरीके से जो हज यात्री हैं उनको हज कराया है। कुछ जो जिन लोगों की शिकायतें आती, पिछली बार भी आई थी तो मैंने कहा भाई चेक करिए है क्या, ये वो लोग हैं जो ये फर्जी टाइप की कंपनीज बना करके और अखबारों में इश्तहार देते हैं हज उम्रा आइए आप चलाते हैं हम आपको। और एक कोई साउथ में पकड़े गए थे, वो शायद उनका इम्पैनलमेंट भी कहीं नहीं था। और इसी तरह के एक दो जब पकड़े जाते हैं तो उसमें सब आपको समझते हैं लोग कि ये तो जो हज प्राइवेट टूर ऑर्गेनाइजर्स हैं हज के, ये लोग हैं वो लोग। और हम लोग पूरा जब देखते हैं तो इस बार भी कहीं पर इस तरह की कोई गड़बड़ी या कोई इसी तरह की कोई सीरियस शिकायत कहीं नहीं मिली है, ये अच्छी बात है। लेकिन लोगों को भी और सेटिस्फेक्शन हो, क्योंकि जब एक बना दिया जाता है परसेप्शन कि साहब ये तो गड़बड़ हो करते हैं लोग, तो इसलिए और ट्रांसपेरेंट हो गया है ये। अब तो सारी चीज़ें आपने पोर्टल पे आपने डाल दिया, आपका पैकेज क्या है, आप कहाँ ले जाएंगे, कितने कब आपकी फ़्लाइट जाएगी, कौन सी फ़्लाइट जाएगी, वो सारी चीज़ें हैं। और इस बार 50,000 तो आप जो आपका पैकेज होगा उसके हिसाब से आप जा रहे हैं, और 10,000 और है जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पैकेज दिया है, तय किया है, उसके हिसाब से आपको ले जाना है। लगभग 725 जो हज टूर ऑपरेटर्स हैं वो एलिजिबल इस बार हुए हैं, जो कि पूरे मुल्क से जो प्राइवेट तरीके से जो हज यात्री जाना चाहेंगे उनको लेकर के जाएंगे। हमारा मानना है कि ये एक बड़ा काम है और इस काम में आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, और अभी उम्मीद है कि और बेहतर तरीके से आप अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। ये हम सब की एक्सपेक्टेशन भी है, कोशिश भी है। अभी हम लोग लगभग 21 एम्बार्केशन पॉइंट से हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो हज यात्रियों को लेके जा रही है, क्योंकि 20 था और एक कालीकट हमने शुरू किया है पिछली बार से, तो 21 होता है, 21 एम्बार्केशन पॉइंट से लेके जा रहे हैं। और लगभग जो है मेरी समझ से जो एक अभी मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन है कि मोर देन 500 फ्लाइट्स जो है वो जो हिंदुस्तान से हज यात्री जाने वाले हैं उनको लेकर के जाएंगी और आएंगी। मेरा ये मानना है कि जो आप लोग काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। अब ये जो एक फीडबैक का इन्होंने अभी हम लोगों ने इसको शुरू किया है, ये फीडबैक जो है वो कोई इसलिए नहीं है कि आपको जो है वो कोई हम सर्टिफिकेट मिल रहा है, इसलिए है कि जिसको आप ले जा रहे हैं वो जो है वो 70% 60% लोग जो है उसमें अपना फीडबैक दें कि भाई हम जो है बहुत अच्छी तरह से हमको ट्रीट किया जा रहा है, हमने जितना भी इन्होंने पैकेज दिया था वो पैकेज सारा के सारा है। तो उसमें जो वो लोग हैं जो लोग की कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करते थे, उन पर जो है वो थोड़ा लगाम लगेगा। अभी हज पॉलिसी बन गई है 2019 में सारे कंसल्टेशन के बाद, और कई बार उसमें चेंजेस हुए, कई बार आप सब लोगों के मिल करके लोगों ने जो सजेशन दिए वो, कुछ लोगों ने लिख के सजेशन दिए वो, जितने भी उसमें मैक्सिमम सजेशन थे उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट करते हुए और एक नई पॉलिसी जो हज ऑर्गेनाइजर ग्रुप है प्राइवेट उनके लिए बनाया। आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हो सकता है कोटा और बढ़े, आपको हो सकता है और जिम्मेदारी मिले, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आप लोगों का रोल बढ़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं रोल खत्म होना चाहिए, हमारा मानना है कि बढ़ना चाहिए। और कई ऐसे मुल्क हैं, हमने स्टडी की है जिसमें कि जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उनका 50% रोल है। तो इसलिए जो है वो अब लगभग जो है वो हज कमेटी और आपका पैकेज, ऑफ कोर्स हज कमेटी रेगुलेटरी बॉडी होगी,
उसको तो आप जो है वो नहीं हटा सकते। अभी आज दिन भर आप लोगों का जो है वो इसके बारे में दिन भर क्या आधे दिन लंच के बाद तक जो है वो आप लोगों का इसमें ट्रेनिंग होगी। एक बार आप लोगों को ये जानकारी हमारे ऑफिसर्स देंगे कि इस जो नया पोर्टल है, एक चीज़ तो बहुत अच्छी हुई है कि जैसे कि जो भी दूर दराज में मेरे पास कल कोई आया था, उनका हज कमेटी के उसमें आया नहीं, तो उनका साहब हमें प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के किसी के थ्रू भिजवा दीजिए। मैंने कहा भैया हमें, क्योंकि तुम जो है वो सीधे सीधे पोर्टल बना हुआ है, उसमें आप जाओ। आप लोगों ने सबने डाल दिया है ना उसमें अपना, काफ़ी लोगों ने डाला है कि नहीं डाला है अभी पैकेज वगैरह? स्टार्ट नहीं हुआ अभी है? स्टार्ट हो चुका है। 2018 है, अपडेटेड नहीं है पोर्टल, तो आपको पैकेज तो आपको डालने अभी स्टार्ट नहीं हुआ सर, 2 दिन ही हुआ सर। चलिए पहले उसको चेक कराइए। 2018 अपडेटेड चेक कर लीजिएगा, और नहीं होगा तो आप लोग भी चेक करिए उसको। और क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अब मैंने उनको कह तो दिया है कल, अब वो ढूंढ रहे होंगे कहाँ देखूँ मैं तो इसलिए उसको, तो ये अच्छा है। जो कुछ टेक्निकल चीज़ें होंगी वो हम लोग देखेंगे उसको। और अब जो कोटा भी मुझे लगता है जो सारे प्राइवेट टूर ऑपरेटर को रिलीज़ कर दिया गया है ना, तो वो रिलीज़ हो चुका है। अब तो आपको सारी चीज़ें डालने में बहुत इजी है, सब कुछ आप डाल सकते हैं। जो चीज़ें आपने जो है वो मिनिस्ट्री में डिक्लेयर की हैं, जो कुछ जानकारी दी है। और दूसरा ये जो एक बहुत पहले तो काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको करने पड़ते थे, वो मिनिमम करने की कोशिश की गई है, कम से कम करने की कोशिश की गई है, जिससे कि आपको थोड़ी सहूलियत हो सके। ये मैं नहीं कहता कि 100% जो है वो परफेक्ट हो गया है, लेकिन हमारा मानना है कि 90% परफेक्ट हुआ है। और सुझाव आते रहेंगे, होते रहेंगे। लेकिन अभी जो 2019 में है, वो जो चीज़ कंसल्टेशन होने के बाद जो फाइनल हुआ है, उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 2019 का हज होगा और जो आपके ज़रिए हिंदुस्तान के हज यात्री जाएंगे, उनको बेहतर से बेहतर सहूलियत और सुविधा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया नकवी साहब। अब मैं डायरेक्टर हज जनाब निज़ामुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। Great pleasure and privilege that I have been given an opportunity to propose vote of thanks for Honorable Minister sir. Sir, on behalf of Hajj Division of the Ministry, I extend my sincere gratitude to you sir that you have spared your precious time from your busy schedule to grace this occasion. Sir, without your constant support, guidance and direction, this event would not have been possible. Sir, with this new HGO policy 1923, we have entered into a new era of affordable, comfortable and transparent Hajj experience by Indian Hajj Pilgrims. इन 2 लाख हज यात्रियों के लिए लगभग 500 फ्लाइट्स 21 हवाई अड्डों से 21 एम्बार्केशन पॉइंट से जाएंगे। हमारे देश में जो इस वक्त हज यात्रा का कोटा है वो दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों से ज़्यादा है, इवन पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। सिर्फ एक देश है इंडोनेशिया, जहाँ पर कि हिंदुस्तान से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा कोटा है। इस बार जो है वो कई ऐसे स्टेट हैं, जिन स्टेट्स में कि हमारा कोटा बढ़ने की वजह से जिन राज्यों में कि जितनी भी एप्लीकेशंस आई थी, उन सभी को हज यात्रा पर जाने की व्यवस्था की गई है।
और वहाँ पर कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं रही है, जिसमें ये स्टेट हैं उत्तर प्रदेश, बंगाल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार सहित ये कई राज्य हैं जो जिन राज्यों में कि जितने भी एप्लीकेशंस हज यात्रियों ने हज यात्रा के लिए लोगों ने दिए हैं, वो सब के सब एलिजिबल हज यात्रा के लिए हो गए। ये लगभग 1,40,000 हज यात्री हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जाएंगे। ऑपरेटर्स जिन्हें कहा जा सकता है या जिन्हें आप हज टूर ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं, उनके माध्यम से हज यात्रा पर जाने वाले हैं। इस वर्ष जो है वो जो फ्लाइट शुरू होने वाली है वो 4 जुलाई 2019 से शुरू करने का शेड्यूल बनाया गया है। 4 जुलाई से दिल्ली, गया, गुवाहाटी, श्रीनगर से फ्लाइट शुरू होंगी। 7 जुलाई को बेंगलुरु, कालीकट केरला से 7 जुलाई, कोची से 14 जुलाई, गोवा से 13 जुलाई, मैंगलोर से 17 जुलाई, मुंबई से 14 और 14 एंड 21 जुलाई, श्रीनगर से 21 जुलाई को फ्लाइट्स हज यात्रियों को लेकर के जाएंगी। उसी प्रकार से अहमदाबाद से 20 जुलाई, औरंगाबाद से 22 जुलाई, भोपाल से 21 जुलाई, चेन्नई से 21 जुलाई, हैदराबाद से 26 जुलाई, जयपुर से 20 जुलाई, कोलकाता से 25 जुलाई, लखनऊ से 20 जुलाई, नागपुर से 25 जुलाई, रांची से 21 जुलाई और वाराणसी से 29 जुलाई को फ्लाइट जो है हज यात्रियों को लेकर के जाएंगी। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए भी एक बड़ी पुख्ता व्यवस्था की गई है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या किसी भी तरह से जो हज यात्री हैं उनके साथ कोई छल ना हो पाए। इसलिए ट्रांसपेरेंट तरीके से, बेहतर तरीके से हमने पोर्टल लॉन्च किया है और पोर्टल पर ही सारी इंफॉर्मेशन जो प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको अपनी डालनी पड़ेगी और उसमें उनको जो है इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि वो किस फ्लाइट से लेके जाने वाले हैं, हज यात्रियों को अपने माध्यम से ले जा रहे हैं, उसके साथ ही साथ वो कहाँ ठहराएंगे, ये सारा एग्रीमेंट भी होगा। और उसके साथ साथ आज हम लोगों ने मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया है जिसमें कि जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के माध्यम से हज यात्री जाने वाले हैं वो अपना फीडबैक भी हमें देंगे। किसी भी तरह की कोई शिकायत, सीरियस शिकायत आती है, गड़बड़ी आती है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। इस बार भी हमने 3 जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई की है, ब्लैक लिस्ट भी किया है और भी कार्रवाई हम आगे कर रहे हैं। जनरली जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं अच्छा काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स हैं, लेकिन लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है जो हिंदुस्तान का हज यात्री है वो उसकी सुविधा और उसको किसी भी तरह से किसी भी रूप में उसके साथ जो है वो जो कुछ भी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स कहकर जा रहे हैं उसमें कोई अमानत में खयानत ना हो। उसी तरह से हमने 50,000 वो जा रहे हैं और 10,000 जो है वो जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पैकेज तय किया है उसके तहत ये भी व्यवस्था पहली बार हो रही है। मित्रों, ये पिछली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो क्राउन प्रिंस जब भारत आए थे तो उस वक्त उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के मुसलमान हज यात्रा पर जाना चाहते हैं और उसके लिए एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन बहुत कम कोटा है। जब पहली बार सरकार आई थी उनकी तो उस वक्त 1,32,000 था और 2019
19 खत्म होते होते वो 2,36,000 1,36,000 2 लाख हो गया। एक बहुत बड़ा जंप उन पिछले 5 सालों के दौरान में आया है नंबर्स के ताल्लुक से। हमें उम्मीद है कि और हम कोटा बढ़ेगा। इस बार भी जो कोटा बढ़ा है उससे काफी राहत हिंदुस्तान के हज यात्रियों को मिली है। हम वहाँ पर मक्के और मदीने में भी काफी कुछ व्यवस्थाएं जो हिंदुस्तान के हज यात्री हैं उनके लिए करते हैं। मक्के में हमने 11 मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था की है। मदीने में 3 हेल्थ सेंटर हैं और मक्के में 11 हेल्थ सेंटर हैं। इसके अलावा 3 हॉस्पिटल मदीने में हैं और मक्के में और 1 हॉस्पिटल मदीने में बनाया गया है। 620 हज कोऑर्डिनेटर यहाँ से जाते हैं जो कि हिंदुस्तान के जो हज यात्री हैं उनकी वहाँ पर देख रेख और उनको मदद करते हैं। हज कोऑर्डिनेटर्स के तौर से वो वहाँ पर जाते हैं। इसमें महिलाएं भी काफ़ी बड़ी संख्या में जाती हैं। इस बार जो है वो जो पिछली बार हम लोगों ने विदाउट महरम महिलाओं को जाने की व्यवस्था की थी, इस बार जो है वो नंबर कितना हुआ नंबर वो इस बार 2340 महिलाएं इस बार बिना महरम हज यात्रा पर जा रही है, जिनको कि लॉटरी सिस्टम से बाहर रखा गया है। जितनी भी महिलाओं ने एप्लीकेशन दी है वो सब के सब 100% हज यात्रा पर इस बार जा रही है। मुझे इतना ही कहना है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो बताइए। वो कौन सी रियासतें हैं यहाँ पर कोटे से और अगर उनका जो कोटा बच गया है वो कैसे डिवाइड करें? वो एक इस्टेब्लिश सिस्टम है, इस्टेब्लिश फार्मूला है हज कमेटी ऑफ इंडिया कि जो स्टेट ओवर कोटा होती है उनका जो है जो कोटा बचता है वो एक इस्टेब्लिश सिस्टम है, उसके तहत वो रियासत वो है वो बता देंगे। मैं मेरे पास डिटेल नहीं। और फीडबैक का सिस्टम सिर्फ पीटीओ के हाजियों के लिए तमाम हाजियों के लिए? तमाम हाजियों के लिए वो हमारे हाजियों के लिए तो फीडबैक का सिस्टम है ही। मोबाइल ऐप भी हमारा जो है वो पहले से चल रहा है। उसके अलावा और सुविधाएं भी हैं, लेकिन पीटीओ के लिए ये सिस्टम नहीं था, वो हमने जी वो सारी चीजें होंगी। जब पोर्टल हमने बना दिया है तो वो पोर्टल में सारी की सारी व्यवस्था होगी। उसमें पोर्टल में कोई छिप नहीं सकता, सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको बताना पड़ेगा। सर, पीएम मोदी साहब ने आपने जैसे कहा कि सऊदी से जब बात हुई जो कोटा सीधा 2 लाख तक बढ़ा दिया है, यानी कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा कोटा हुआ है। यानी पाकिस्तान से भी ज़्यादा हमारा कोटा हुआ है, तो बहुत बड़ी कामयाबी नहीं लगती? ये पाकिस्तान से भी बड़ा हमारा हज का कोटा बड़ा है। नहीं, बिल्कुल कामयाबी है। और कामयाबी मैं मानता हूँ कि ये जो हिंदुस्तान का जो हज यात्री है उसकी दुआओं की कामयाबी है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो कमिटमेंट है हिंदुस्तान के लोगों के लिए, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए, उसकी कामयाबी। सर, इस कार्यक्रम से थोड़ा अगले की क्वेश्चन बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में परगना में एक बार फिर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता में भिड़ंत हुई जिसमें 4 कार्यकर्ता बीजेपी के मारे गए। किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ ये अनफॉर्चुनेट है और इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम में वायलेंस का कोई भी मुकाम नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। और जहाँ पर जो है वो जीत का ग्लैमर होता है वहाँ हार का ग्रेस भी होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग हार के ग्रेस को न समझ पा रहे हैं और न समझने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उनका पॉलिटिकल नुकसान होता है। एक सवाल अलग सा आपसे कि मोदी जी की काबीना में आप वाहिद मुस्लिम वजीर हैं, आप अपने लिए कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी महसूस करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी? आप क्या चाहते हैं कि ये फिर मिनिस्ट्री पार्ट टाइम मिनिस्ट्री बन जाए? अभी तक ये मिनिस्ट्री पार्ट टाइम मिनिस्ट्री थी। इसमें 2-3 मिनिस्ट्री के साथ एक मिनिस्ट्री जोड़ दी जाती थी, कोई मिनिस्टर देखते ही नहीं था। तो इसलिए जो है प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मिनिस्ट्री पर, मिनिस्टर पर, उनके ऑफिसर्स पर कि कोई भी
समाज का हिस्सा तरक्की की रोशनी से महरूम न रहे, समाज का हिस्सा तरक्की की रोशनी से दूर न रहे, और इसके लिए मजबूती के साथ काम करना होगा और विकास के साथ साथ विश्वास पैदा करना होगा। हमारी कोशिश है कि विकास की गाड़ी विश्वास के हाईवे पर सरपट हो। मैं हज के कारण से बात कर रहा हूँ। तो आपने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया जो रेगुलेशन बड़ी है, वाकई है, लेकिन कुछ शिकायतें पिछले साल में हज पे था, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और महसूस किया कि कुछ जगहों पे जो हज कमेटी से गैरहाजिर थे हाजी, उनकी शिकायत थी। जैसा कि मीना में मैंने महसूस किया कि कई लोगों को खाना अच्छा नहीं मिल रहा था, बहुत शिकायत मैंने रिपोर्ट भी की वहाँ से। तो इसको कैसे स्ट्रीमलाइन करेंगे और कैसे आप वहाँ जो है तकलीफ होती है, वहाँ क्या होगा? मैं आपसे एग्री करता हूँ। मीना ने आपका महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का जाएगा, उसका कल्चर अलग मिलेगा। आपको नॉर्थ ईस्ट के वाले का कल्चर अलग मिलेगा, तो उस कोशिश कर रहे हैं कि उसको सबको सेटिस्फेक्शन हो सके। अलीगढ़ में हाँ, और अभी हमने यहाँ टीम गई थी हमारे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, जो आपकी शिकायत थी उसके खाने वाली, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए वहाँ के टॉप ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करके उसका सुध करके आए। आपने एक लिखा भी था, मुझे भेजा भी था। आपने 10,000 हाजियों के कलेक्ट पैकेज की हज कमेटी के थ्रू बात की, उसको जरा आइडिया। 10,000 जो हज यात्री थ्रू प्राइवेट टूर ऑपरेटर जाएंगे, वो हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो पैकेज होगा, जिसमें कि जो अजीजिया का पैकेज हज कमेटी ने तय किया है, दूसरा जो NCNT नॉन कुकिंग एंड नॉन ट्रांसपोर्ट जोन जो है, जो पहले जिसे ग्रीन कहते थे, उसका जो पैकेज तय किया है उसके तहत हो जाएगा। सर एक सवाल अलग से है कि अलीगढ़ में जो घटना घटी है 2.5 साल की बच्ची के साथ, वेरी हीनियस क्राइम, और इससे जो है वो इंसानियत ही नहीं बल्कि हैवानियत भी शर्मसार होती है। और इस तरह के क्राइम करने वाले जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, उनको समाज में कोई स्थान नहीं, उनको उनकी जगह जेल के सीखों में है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सर, दिन से केरल के दौरे पर है, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है नफरत और जहर फैलाने का काम कर रही है, जो जीत हुई वो झूठ बोल के जीत हुई। देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा कि राहुल गांधी जी अभी ताज़े हार की हताशा से उभरे हैं, थोड़ा सा उनको ये सब बोल करके थोड़ा संतुष्ट हो ले रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है, बिल्कुल सच है कि नरेंद्र मोदी जी को समाज के सभी वर्गों ने वोट दिया है, उसमें मुस्लिम समाज भी शामिल है, और सभी समाज के लोगों के वोट के आधार पर हमारी सरकार बनी है। क्योंकि हमारा जो संकल्प था वो इंक्लूसिव ग्रोथ का था, समावेशी विकास का था। और जो हमने मोदी जी ने शुरू से एक बात कही, हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, उन्होंने कभी धर्म, जाति, इस इलाके की बात नहीं करी। तो इसलिए सभी लोगों ने हमको वोट किया है, सभी लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में मदद की है। और हम तो आपकी तरफ से जो अभी मलेशिया में, मालदीव में सबसे बड़ा उनका जो नागरिक सम्मान है वो प्रधानमंत्री जी को दिया गया। इससे पहले सऊदी अरब ने सबसे बड़े अपने नागरिक सम्मान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। यूनाइटेड अरब अमीरात ने सबसे बड़े अपने नागरिक सम्मान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। अफगानिस्तान, तमाम ऐसे देश है जो कि आज भारत के नेतृत्व पर और भारत की पर मजबूती के साथ यकीन और विश्वास बढ़ रहा है, और ये भारतवासियों का के लिए जो है वो गर्व का और फख्र का विषय। सर, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपने फेसबुक लाइव में कहा है कि पाकिस्तान को टारगेट करते हुए चुनाव प्रचार में सिर्फ पाकिस्तान की बात कर मोदी जी ने चुनाव में जीत हासिल की है। पर्टिकुलर समाज को टारगेट किया जाता है इस सरकार में, और इसी के कारण उनको जीत हासिल होती है। देखिए, पाकिस्तान को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि आतंकवाद को टारगेट किया गया, टेररिज्म को टारगेट किया गया। और इस बात को जो है शरद पवार साहब के अच्छी तरह जानते हैं, जाकर के दर्शन करें रामलला। थैंक यू वेरी मच।
पूरे इंडिया से जो हज टूर ऑपरेटर्स की ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके जिम्मेदार बैठे हैं। आप तमिलनाडु से हैं, फेडरेशन हॉस्पिटल ऑफ इंडिया का जिम्मेदार मैं हूँ। दिल्ली से सलमान भाई हैं, बाबा भाई हैं, इंडिया हज टूर ऑर्गेनाइजेशन से, यानी 8 एसोसिएशन है, सबके सब यहाँ पर मौजूद हैं। अभी मेरा नाम जफर जमाल खान है, फेडरेशन हज पीटीओ ऑफ इंडिया का चेयरमैन हूँ। अभी जो मिनिस्टर साहब ने या हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने जो कुछ बताया हमारी पॉलिसी के बारे में, फीडबैक के बारे में, 10,000 का कोटा जो पीटीओस को हज कमेटी के रेट में ले जाना है उसके सिलसिले में, वो हम आपको बता रहे हैं कि वो हमें मंजूर उनकी कंडीशन पर नहीं है। हम हज कमेटी के रेट में ये कोटा ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कंडीशन जो हमको कम से कम 4 से 6 महीना पहले कोटा अलॉट किया जाए। इस वक्त जैसा मिनिस्टर साहब ने बताया 4 जुलाई से फ्लाइट स्टार्ट हो रही हैं और हमको कोटा अभी तक कोटे का सर्टिफिकेट हमको हाथ में नहीं मिला है। ये कोटा ये मिलने के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम उसको ट्रांसलेट करवाते हैं, सऊदी जाते हैं, वहाँ सारे अरेंजमेंट करते हैं, वापस आके वीज़ा लगाते हैं, उसके बाद फिर हम हाजी ले जाते हैं और हाजी भी बुक करना है। दूसरी बात, हमारा जो पैकेज है उस पैकेज से हट के 5 और 26 और 36 3 कैटेगरी को 5 का कोटा, 26 का कोटा और 36 का कोटा ये दिया गया है। सबसे पहली बात उसमें दिक्कत ये आ रही है कि सऊदी गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से 50 से कम हाजी के टूर ऑपरेटर को वो एंटरटेन नहीं करते। अब हमारे पास में ये है कि हमको दिक्कत क्या आएगी, वहां पर हमको 5 और 25 की तशरीह नहीं मिलेगी अदितिया में। तशरीह का मतलब जो बिल्डिंग मिलेगी, एग्रीमेंट हमारा नहीं होगा, हाउसिंग एग्रीमेंट वो नहीं हो पाएगा। दूसरा, हमको मेना में जो खेमे में वो अलग से हमको टेंट नहीं मिलेगा। तीसरा, वो इन्होंने क्या बताया है, कंडीशन क्या रखी है, मिनिमम हज कमेटी की सर्विस देनी है आप जो, और उसके ऊपर मैक्सिमम दे सकें। तो हज कमेटी की जो सर्विस है मिनिमम वो ये है कि वो डायरेक्ट फ्लाइट से लेके जाते हैं और अगर अदितिया में रखते हैं तो 24 घंटे ट्रांसपोर्टेशन देते हैं हरम जाने के लिए। 2 कैटेगरी है, एक 1.5 किलोमीटर है, एक 6 से 7 किलोमीटर है अदितिया। तो अदितिया की कैटेगरी में जो हाजी रहते हैं हज कमेटी के, उनको 24 घंटे ट्रांसपोर्टेशन मिलता है। अब एक पीटीओ को इनको 5 हाजी मिले हैं हज कमेटी के, तो ये 5 को सर्विस कैसे दे सकते हैं? मुझे 25 मिले 26, तो मैं 26 को वो सर्विस कैसे दे सकता हूँ? तो ये जो हम ये सवाल कर रहे हैं, हम तैयार हैं, हम ये हाजी ले जाने के लिए तैयार हैं। हमारे ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हमारे मिनिस्टर साहब, हमारी मिनिस्ट्री इसको हल करके दे, है ना, वो हल करके देते हैं तो हम ले जाने के लिए तैयार है। अदरवाइज, एक मिनट मैं थोड़ा तो कंप्लीट कर लूँ फिर आप। दूसरी सूरत ये है कि हम ये कह रहे हैं कि आप इस बार आप 5-25 मत दीजिए, अगले साल हमको 50 या 100 का हर पीटीओ आप 50 का या 100 का आप कोटा दीजिए। हम हज कमेटी के रेट में ले जाने के लिए तैयार है, इंशाल्लाह उससे अच्छी सर्विस देंगे, लेकिन हमको कम से कम 4 महीना पहले अलॉट कीजिए। हज कमेटी नवंबर से ये प्रोसीजर स्टार्ट कर देती है और हमको अभी 3 जून को सिर्फ वो सिस्टम पे अलॉट किया गया है, वो भी एक नई कंडीशन के साथ में कि आपको 80 + 26 इस तरह से करके 55 + 5, यानी वो जो 5 हाजी हैं या 26 हाजी हैं वो हमको हज कमेटी के रेट में ही ले जाना है। ये कंडीशन पे फीडबैक भी 70% का चाहिए, हमारे वो हाजी मुतमईन हो ही नहीं सकते। जो हमारी ऑपरेशनल प्रॉब्लम है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो हल किए बगैर ये हमको ले जाना हमारे लिए नामुमकिन है वो। इसलिए हमने ये तय किया है। आज हम अभी डेमो देखेंगे जो बताना चाह रहे हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी साहब वो देखेंगे, उसके बाद में हम उनको जो है ये हमारे लिए हमने लेटर तैयार किया हुआ है, ये देंगे। अगर इसके बाद में कोई हल इसका निकलता है, ये प्रॉब्लम हमारे सॉल्व करते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं, और अदरवाइज हम इसके लिए कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि 10,000, वो 10,000 कौन से हाजी हैं जो हज कमेटी के थ्रू आपको दिया जाए? वो इस साल क्या हुआ था, हज कमेटी का कोटा, हज कमेटी का कोटा 1,25,000 का था और प्राइवेट टूर का कोटा 50,000 का था, जिसके अंदर में इस साल तकरीबन जब 25,000 जो प्रिंस आए थे ना, सऊदी गवर्नमेंट के प्रिंस 25,000 बढ़ाया था, तो 25,000 में से 15,000 का अनाउंसमेंट तो हज कमेटी के लिए इन्होंने कई महीना पहले कर दिया। हमारे 10,000 के लिए जो पीटीओ को देना था, या तो हज कमेटी को दे देते
है ना, इस उसको कंडीशन के साथ में लास्ट मोमेंट पर ये लेकर आया जा रहा है, जो कि हमारे लिए कर पाना मुश्किल। हम ले जाने से इनकार नहीं करते, हमको आप 50,000 हज कमेटी को कोटा दे दीजिए, हम हज कमेटी के रेट में लेके जाएंगे, लेकिन आप पहले से दीजिए। तो ये जो 10,000 जो दिया गया वही था, वही था, 10 इसको डिवाइड किया तो वो कह रहे हैं कि वही खर्चा जो हज कमेटी मीडिया भरती है उसी में ले जाइए, उसी में लेके जाए, और सर्विस भी वही है। ये जो 10,000 आप कैसे अच्छा, अभी आप सुने, अभी ये चीज सामने आएगी। 10,000 हाजी का इंतखाब, सवाल आया कि कैसे होगा 10,000 हाजी का इंतखाब कैसे होगा। ये अभी पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, मीडिया के जरिए से लोगों को मालूम पड़ेगा। हज कमेटी की मीटिंग के हाजी हमारे पास आएंगे, उसमें अगर हम साथ में रखते हैं, लॉस उठाते हैं, तो हमारे हाजी मतलब हमारा ये हम तो नॉन प्रॉफिट लॉस में नहीं करते ना हज कमेटी की तरफ से, हम तो जो है ना पीटीओज हैं, और हम जो है ना हमारा अपना एक एनजीओ मतलब वो एनजीओज हैं जो कि हम अपना प्रॉफिट रखते हैं। उसमें अगर हम लॉस भी उठाएंगे तो हमारे वो हाजी जो हमको ज्यादा पैसे देकर जा रहे हैं वो हमारे लिए मसला खड़ा कर देंगे अगर हम साथ में रखते हैं। तो दूसरी बात, इनका 1500 मीटर पर 1.5 किलोमीटर पर ग्रीन कैटेगरी के हाजी रखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 10,000 हाजी आप पर थोपे जा रहे हैं। मानिए उन हाजियों की मर्जी हो या ना हो, उनको वो आपके हवाले कर दिए। हाँ, और आपके हवाले करने का जो सिस्टम होगा वो आप में से किसको कितने दिए जाएंगे वो कौन तय कर रहा है? वो तय करके दे दिया इन्होंने। 3 कैटेगरी हमारे यहाँ है, स्टार 1 और फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड। तो स्टार को उन्होंने 36 दिया है, फर्स्ट कैटेगरी वालों को 26 दिया है, और जो सेकंड कैटेगरी को 5 दिया, 5। अब ये हज कमेटी की रेट पर ही, हज कमेटी के रेट पर ले जाना। ये तो आप लोगों खसारे का सौदा हुआ। बिल्कुल खसारे का हुआ था। आप लोग इसको कैसे कबूल कर रहे हैं? हम नहीं कबूल कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको, ऊपर नहीं है तो हाजियों का क्या होगा? नहीं, ये जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। हमने कहा ना, एक चीज और बता दें आपको जी, 2 मिनट, एक चीज और बता दें आपको। अभी हम लोगों की दिसंबर में पॉलिसी, 20 दिसंबर को गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी ड्राफ्ट पॉलिसी डाली, जिसके ऊपर काफी डिस्कशन हुआ हमारा। उस डिस्कशन के बाद में यानी 2 तारीख में 11 जनवरी को जॉइंट सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई दिल्ली में, और 17 तारीख फिर हम कोर्ट गए थे। 17 तारीख को 16 तारीख को कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 17 तारीख को मीटिंग करने का। मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई, उसमें हमने ये बात किया कि हमको इस कंडीशन में ये कोटा मंजूर नहीं है, जो आप कंडीशन लगा रहे हैं उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद में कोर्ट से वो क्लास निकाल लिया। उस वक्त कोर्ट से पॉलिसी फाइनल हो गई, अब फिर से वो क्लास डाल दिया। नहीं, हमारा प्रॉब्लम वो हल कर दें, जो मसले आ रहे हैं ना, हम तैयार हैं। लेकिन ये अभी फर्स्ट ग्रुप हमारा 4-5 तारीख को जाएगा, 4-5 तारीख को फर्स्ट ग्रुप जाएगा, हमारे इसके लिए टाइम नहीं है जी। जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, प्लीज आप लोग मीडिया के लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे कैटेगरी 2 में उन्होंने 55 दिया है और 5 एडिशनल कोटा जो 10,000 में से दिया है एक पीटीओ को या एक एनजीओ को। तो आप ये चीज समझने की कोशिश करो, 55 का अरेंजमेंट अलग और 5 का अरेंजमेंट अलग। जिस तरह से जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो हज करके आए हैं उनको पता है मीना के अंदर टेंट होते हैं, टेंट में हम 55 को एक जगह रखेंगे जो मीना के अंदर रहेंगे, मिसाल लीजिएगा उसका नंबर 10 होगा, और दूसरा जो हज कमेटी के एंगल के ऊपर होता है वो मीना के बाहर होते हैं या मीना से दूर से, क्योंकि उनका रेट कम होता है। तो ये 5 एनजीओ को 5 प्लेग्राउंड्स को कैसे संभालेंगे? उसी तरीके से फर्स्ट कैटेगरी के अंदर 26 है, उसके 80 प्लेग्राउंड्स जनरल कैटेगरी के अंदर है और 26 ये है, और वैसे 1 स्टार में 114 है और 36 है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, या हमारी एक रिक्वेस्ट यही है मिनिस्टर साहब से, जो टेक्निकल प्रॉब्लम आएंगी वो 5 को कैसे अलग रखे, वो 26 को कैसे अलग रखे, और वो 36 को कैसे अलग रखे, और जो उन्होंने कंडीशन लगाई एज पर हज कमेटी गाइडलाइंस, या वो हमको कुछ ऑप्शन दे कि भाई ठीक है जो लोग एडिशनल सर्विसेज चाहते हैं उससे एक्स्ट्रा प्राइस ले लिया जाए, जो